है। Hello and welcome to the series of interview with Ara Gupta. Today we have with us a very inspiring personality. His energy and vibrance is unmatched and is a source of inspiration for all of us. Mr. Kanan Gopinathan sir, an IAS officer from Kerala who resigned from his post as a mark of protest against the restrictions imposed in Kashmir. अब इन्हें और तो किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं, बट चूँकि गवर्नमेंट ने इनकी रेजिग्नेशन अब तक एक्सेप्ट नहीं की है, तो मेरा पहला सवाल भी सर से यही है कि मैं इनको इंट्रोड्यूस कैसे करूं एज अ फॉर्मर आईएएस ऑफिसर और अ सर्विंग आईएएस ऑफिसर। इंट्रोड्यूस कैसे करूं वो मतलब आपको डिसाइड करना होगा। मेरे तरफ से तो मैंने रेजिग्नेशन दे चुका है, पर सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया है और अभी फिलहाल 1 महीने पहले ही उन्होंने चिट्ठी भेजा है कि आपको आके ज्वाइन करना चाहिए। मतलब मेरे ख्याल से अप्रैल फर्स्ट वीक में उन्होंने चिट्ठी ये भेजा है कि आपको ज्वाइन करना है और कोविड और ये डिजास्टर वगैरह है तो रिपोर्ट करे करके। पर मैंने उनको ये रिप्लाई दिया है कि क्योंकि 9 महीने हो चुका है मेरा रेजिग्नेशन, यस सर। और अगर अभी तक उस पे कोई एक्शन नहीं लिया और अभी कोविड और डिजास्टर के दौरान आप सिर्फ एक चिट्ठी भेज के कह रहे हैं कि आप रिजॉइन करें, मैं उसका थोड़ा मुझे उस पे इंटेंशन पे शक था। तो मैंने उनको यही कहा है कि अगर वॉलंटियरिंग चाहते हो, मेरा कोई भी किसी भी तरीके का सर्विस चाहते हो तो मैं तैयार हूँ, मतलब कभी कहीं भी जाके जॉइन करने में। पर अभी वापस आईएएस में रिजॉइन करने में मुझे मतलब मैं सहमत नहीं हूँ और मैं ज्वाइन नहीं करूंगा ये करके वापस भेजा था। तो मेरे तरफ से तो क्लियर है कि मैंने रेजिग्नेशन दिया है और ऐसा नहीं है कि 9 महीने से सैलरी भी नहीं है, इससे कोई और कोई कम्युनिकेशन भी नहीं है। तो सरकार की तरफ से भी क्लियर ही था, पर बीच में बस एक हफ्ते के अंदर रेजिग्नेशन की उन्होंने कुछ भेजा था। उसके बाद फिर 8-9 महीने के बाद दोबारा एक चिट्ठी भेजा है कि आप वापस ज्वाइन करें करके। एक्टिविज्म तो ऑफ कोर्स तो चल रहा है और मैंने एक्टिविज्म सोच के रेजिग्नेशन नहीं दिया था, रेजिग्नेशन तो दिया था अपनी मुझे लगा कि कुछ तो आवाज होनी जरूरी है, कुछ गलत हो रहा है तो कम से कम, और अगर आवाज कैसे करें, मतलब हमारे पास ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, संगठन नहीं है या फिर किसी भी तरीके से वो नहीं है कि मैं कुछ बोलूं। और ऐसे में जो आपके लिए कीमत है, सबसे ज्यादा आपके लिए जो वैल्यूबल है, वो अगर दाव पे रख के अगर आप ये बात रखते हैं तो लोग सुनेंगे कि आप क्या करना क्या चाहते हैं या कहना क्या चाहते हैं। तो उसके बाद फिर एक एक करके चीजें बढ़ते गए और एक्टिविज्म में आ गया। तो आप एक्टिविस्ट भी कह सकते हो। हाँ, अब तो एक्टिविस्ट ही है। तो सर अभी तो आपका नियर फ्यूचर में ज्वाइन करने का ऐसा कुछ है नहीं कि आप वापस से सर्विस को ज्वाइन करने का सोचो, या आर देयर एनी देखिए, थॉट्स अबाउट दैट? मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ही एक तरीका है सर्व करने का, ऐसा तो मैं नहीं मानता। सर्विस में ज्वाइन करने से पहले भी जब मैं एक प्राइवेट सेक्टर में था, एक एमएनसी में काम करता था, तब भी हम एक झुग्गी में बच्चों को पढ़ाते थे और मतलब आज भी मतलब उस बात को लेकर हमें इतना ज्यादा खुशी मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरीका है सर्व करने का कि आईएएस में हो। ऑफ कोर्स आईएएस के अंदर जाते हुए आपको जो सर्विस करने का इम्पैक्ट है, आप अगर बाहर रह के 100 चीजें करते हैं, उसका इम्पैक्ट मान हो सकता है 5 लोगों का हो। अगर वही चीज 100 चीजें आप सर्विस के अंदर जाके रहते हो, कभी लाखों का हो सकता है। पर तो इम्पैक्ट ज्यादा जरूर रहता है। तो सर्विस करने का पर एक ही तरीका है ये, ऐसा नहीं है वो। तो अगर आप मेरा जो जब मैं ज्वाइन किया था उस दौरान मैंने एक ब्लॉग लिखा करता था, तो उस ब्लॉग में ही लिखा है कि ये कोई एक एकमात्र ओनली वे टू सर्व नहीं है, एक तरीका है करने के लिए और ये तो एक शुरुआत है। अब कई लोगों के लिए आईएएस से एंड होता है कि हमने मेहनत करके आईएएस पा लिया, आईएएस आईएएस बन गया। आईएएस बनना एक ड्रीम होता है, वहीं तक खत्म हो गया। आईएएस बनना है। पर आईएएस बनना तो एक जस्ट एक मीन्स है, एक जरिया है जिसके उसके बाद काम लिए करना। आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, आप कुछ सेवा कर सकते हैं। तो आपका एम तो कुछ अच्छा करना है या फिर कुछ जनता का भला करना है या फिर सेवा करना है। तो ऐसे में एक मार्ग था जो आईएएस, उसको उसको छोड़ा था क्योंकि चीजें मुझे नहीं लग रहा था कि सही हो रहा है। और आज तो फिर भी जनता, आप देखेंगे एनआरसी सीए का प्रोटेस्ट के दौरान, ठीक है दिल्ली का जो दंगे हैं वो अलग, मतलब मान लीजिए, उसके अलावा पूरे देश में, हर देश के हर जिले में, देश के हर कोने में इसका प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं आया है। तो डेमोक्रेसी जब
अलाइव होता है तो जनता सड़क पे उतर के बोलते हैं कि हाँ ये हमारी डेमोक्रेसी है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सत्ता में जो है उन्हीं का डेमोक्रेसी है या 5 साल में वोट करने वालों का डेमोक्रेसी है, ऐसा नहीं है। हमारी जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, वो हम जब तक एक्सर्ट नहीं करते, उसको असर्ट नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम पीछे जाते हैं जो हमारी देश की जर्नी है। और उस दौरान आप देखेंगे जब रीजन रेजिग्नेशन भी का, यही, हाँ देश रेजिग्नेशन का टाइम भी आप देखेंगे तो एक वन बाय वन चीजें उल्टा हो रहा था कि गवर्नमेंट इज बिकमिंग टू पावरफुल, गवर्नमेंट ही सब कुछ डिसाइड करेगा, और सरकार के खिलाफ कुछ आपने अगर बोल दिया तो आप तुरंत देशद्रोही बन गया, या फिर जो भी आपको मतलब उस टाइम भी मैं यही कह रहा था कि आप अगर सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं तो एक टर्म आपको दिया जाएगा, आपको कुछ भी नाम दिया जाएगा। तो वो नाम देने का मतलब ये था कि आप चुप हो जाए, आप फिर उसके बाद सरकार के खिलाफ कुछ बोले हाँ नहीं। हाँ, तो वो शायद जिहादी हो सकता सिस्टम है, था। राइस बैक कन्वर्ट हो सकता है अगर आप क्रिश्चियन है तो, एंटी नेशनल हो सकता है, देशद्रोही हो सकता है, कम्युनिस्ट हो सकता है, कुछ भी बोल देंगे कि एक नेम टैग आपको दे देंगे कि फिर आपकी बातों को कोई ध्यान ना दिया जाए। तो उसको बाहर निकल के लड़ने का जरूरी था। अंदर रहते हुए उसका वैलिडेशन, मुझे लगा पर्सनली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सर्विस में जो सेवा कर रहे हैं वो सब इस चीज का वैलिडेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, कई सारे तरीके हैं, बहुत सारे लोग अंदर रहते हुए भी लड़ते हैं, बहुत सारे लोग अंदर रहते हुए कोशिश करते हैं कि कुछ कुछ अपने तरीके से करें, उनके लिए भी बहुत ज्यादा टेंशन है। पर मुझे जो लगा कि निकलना जरूरी है और निकलते हुए बोलना जरूरी है, और उसके बाद भी सरकार के जो हम सही है और हमारे खिलाफ जो भी बोलते हैं वो सब देश के खिलाफ है वाला जो रवैया है, उसको कहीं ना कहीं एक चेक करना जरूरी था। तो और तो मुझे सर लगता है कि स्टूडेंट्स और सब लोग बाहर निकल के आए, सरकार से सवाल पूछे, वो उसी का उदाहरण है। यस सर, डू यू थिंक कि जो आपका पूरा मूवमेंट था वो सीए एनआरसी के अगेंस्ट वाला भी, अगर हम उसकी बात करें अभी, तो वो मूवमेंट लॉकडाउन के कारण एक अभी हॉल्ट पे आ गया है, ऐसा हो गया कि लोग थोड़ा भूलने लग गए हैं, इट हैज बिकम एन ओल्ड स्टोरी नाउ। तो डू यू थिंक वो पूरा मूवमेंट और इतनी जो प्रोटेस्ट हुई उसके लिए वो सारा ऑल हैव गॉन इन वेन? नो, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मैं उस दौरान भी ये कई बार कह रहा था, जो प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी फैमिली या अडल्ट है, एल्डरली है, जो भी है, देर ऑल लिविंग कुछ सम वैल्यूज, वो कुछ वैल्यूज को जी रहा है, फ्रीडम को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, अपनी जो राइट्स है उसको असर्ट करते हुए। और हम जब वो असर्ट करते हैं तो हमें यकीन होता है कि हाँ ये सब हमारा फ्रीडम है। अगर वही चीज हम घर के अंदर रहते हैं, है ना, हम घर के अंदर भी रहते हुए कंटिन्यूस वही कर सकते थे, तो हमें लगता ही नहीं कि भाई बाहर निकलने के लिए और सरकार के खिलाफ सवाल उठाने के लिए एक्चुअली इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जैसे इंडिया, जिसमें अल्टीमेटली सिटीजन्स की फंडामेंटल राइट्स प्राइमरी होता है और यस, स्टेट बाद में आता है। यस, प्राइमरी फंडामेंटल एस्पेक्ट इज द राइट्स। और उस पे देखिए कितने सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। हम बाहर निकलते हुए समझ में आई कि पहले हमको रिटर्न में परमिशन लेना होता है कि हम प्रोटेस्ट करें। भाई क्यों? फ्रीडम हम ऑफ अपनी एक्सप्रेशन। फंडामेंटल राइट्स को एक्सर्ट करने के लिए उसी सरकार से परमिशन लेंगे जो सरकार के खिलाफ हम अपनी नाराजगी जताना चाहते हैं। क्यों? हम कोई डीजे पार्टी थोड़ी ना कर रहे हैं कि हम परमिशन लेंगे रिटर्न में। हमें प्रोटेस्ट करना है, हमें आपकी जो रवैया है, आपकी जो नीति है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना है। अगर हम पीसफुल प्रोटेस्ट, तो आपकी राइट है, फंडामेंटल राइट है, उसके लिए रिटर्न परमिशन की क्या यस, जरूरत डेफिनेटली। है ना? तो ये यस, जो चीजें हमें, और ये आज नहीं हुआ है, वो धीरे 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 करके जो स्टेट अपनी इंडिविजुअल्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है वो बढ़ाते जा रहे थे। जब सरकार वीक होता है, जैसे कोalition गवर्नमेंट्स वगैरह होता है, तो थोड़ा आसान रहता है उसको चेक करने में, क्योंकि बाकी सारे इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हो जाता है, चाहे जुडिशरी हो, चाहे इवन एग्जीक्यूटिव का इंडिपेंडेंस हो, चाहे मीडिया का हो, या डेफिनेटली। बाकी इंस्टीट्यूशंस लाइक इलेक्शन कमीशन हो, सीएजी हो, जितने भी इंस्टीट्यूशंस है वो स्ट्रांग हो जाता है। पर जब एक स्ट्रांग गवर्नमेंट बन जाता है, बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग गवर्नमेंट बन जाता है, दैट इज एक्चुअल चेक ऑन डेमोक्रेसी, बिकॉज देन वी नो बाकी जो इंस्टीट्यूशंस है जिसको काम करना चाहिए वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और हमें अगर, मेरी जो पर्सनल ओपिनियन था
somehow our institutions were not strong enough. हमारी institutions में वो कैपेसिटी या वो स्ट्रेंथ नहीं था एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट को बोलना कि आप अपना सीमा में रहिए, सरकार की जो सीमा है वही वहां तक रहिए, यहाँ से जो है सिटीजन का जो शुरू हो जाता है और यहाँ पे आप मत आइए, और हमारी जिम्मेदारी है उसको प्रोटेक्ट करना। हमारी जिम्मेदारी है कि सिटीजन को आपसे प्रोटेक्ट करना और आपकी एक्सेसेस और आपकी जो पावर मैक्सिमाइजिंग टेंडेंसीज है जो अपनी हर जगह फैलाने का है उससे प्रोटेक्ट करना। वो कहीं ना कहीं हम वो सारे चीजें भूल रहे थे और हमें लग रहा था कि अगर जुडिशरी कोई सरकार के खिलाफ डिसीजन दे दिया तो कोई बाधा अड़ा रहा है, कोई क्यों सरकार के काम में बाधा अड़ा रहा है, अपना काम नहीं कर सकते। मतलब जैसे कि जुडिशरी का मतलब है कि सिर्फ कोई मर्डर केस का ट्रायल करना या फिर कोई सिविल केस, हमारा आपके बीच में कुछ सिविल केस हो तो उसका देखना नहीं। जुडिशरी का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि इन सिटीजन का फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, और स्टेट के ऊपर, स्टेट मतलब जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर एक चेक बनना, दैट इज द की फंडामेंटल एस्पेक्ट। नहीं तो खाप पंचायत भी करते हैं, अगर कोई मर्डर केस का ट्रायल है तो खाप पंचायत भी करते हैं, सिविल को तो ऐसे आर्बिट्रेट कर लो। आपको जुडिशरी इतनी बड़ी एक इंडिपेंडेंस बना के रखने की जरूरत नहीं है। तो ये और ये सब चीजें सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, ये सब चीजें जीने से होगा, उसको एक्सपीरियंस करने से होगा। यस, इट हैज, वी हैव टू। तो काफी एक लंबे टाइम तक आप देखेंगे इमरजेंसी के दौरान था जब सारे स्टूडेंट्स और सारे यूथ सब बाहर निकल के आए और सरकार से खुलेआम लड़े, और जैसे कि यूएपीए का आज इस्तेमाल हो रहा है उस दौरान मिसा का इस्तेमाल होता था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट जो कहते हैं। आज की कई सारे चीफ मिनिस्टर्स जो है वो मिसा के अंदर जेल गए हैं उस दौरान, मतलब कई सारे जो टॉप पॉलिटिशियंस आज जो निकल के आ रहे हैं। उसके बाद 30-40 साल तक देश में कोई ऐसे चर्निंग नहीं हुई, देश में ऐसे कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं हुआ जिससे कि कुछ ना एक जनता अपनी राइट्स को असर्ट करे। तो दिस वाज आल्सो वन ऑफ दैट एस्पेक्ट, जिससे कि स्टूडेंट सीए एनआरसी जो मूवमेंट है, और देखिए एक प्रिंसिपल के लिए था, कोई चीज नहीं मांग रहे थे, कोई चीज या कोई रिजर्वेशन नहीं मांग रहा था, या फिर किसी चीज का मतलब कोई सेल्फ इंटरेस्ट से ज्यादा बढ़कर एक प्रिंसिपल के लिए था, एक सेकुलरिज्म जो कंसेप्ट है उसके लिए था, जो एक इंडिया के जो आइडियाज है और आइडियल्स है उसके लिए था। तो एक प्रिंसिपल के ऊपर लोग निकल के बाहर, तो दैट इज द सक्सेस इन इटसेल्फ। जो लोग आए बाहर निकल के, जो सरकार को भी नहीं लग रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। आज जो रिएक्शंस हो रहा है दिल्ली में, वो सरप्राइज की जो रिएक्शंस है कि ऐसे कैसे आ गए। अब हमने मतलब इतना टाइट करके रखा था यहाँ पे कि कोई बाहर ही नहीं निकल सकते हमारे परमिशन के बिना, और तुम लोग, ये बच्चे लोग बाहर निकले, अब हम तुमको दिखाते हैं कि मतलब है ना क्या क्या हम कर सकते हैं। तो उसका रिएक्शन है, और रिएक्शन तो होना ही था, पर ये कोई एंड नहीं है अभी। और दूसरी बात आप देखिए, जो स्टूडेंट्स बाहर निकले ना, आप बहुत सारे लोग आगे भी, मतलब जो सवाल है ना, ये सारे सवाल सारे लोग पूछेंगे कि अभी आगे क्या, आगे हमें क्या करना है। मुझे लगता है कि लोकली भी एक छोटे से इश्यू आएंगे तो दे नो ऑलरेडी, मतलब कि कैसे ऑर्गेनाइज होना है, कैसे बाहर निकलना है, कैसे प्रोटेस्ट करना है। एक अवेकनिंग आया है यूथ में, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी में स्पेशली देखेंगे। अपनी जो एक सिंपल बात, कोई रिलीजियस वो नहीं था, कोई रिलीजियस इशू था ही नहीं, कोई कुछ नहीं था, एक एनआरसी और एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर कि जो इक्वल राइट्स है वो कैसे छीन रहा है स्टेट। जो इक्वल राइट्स हमारे इस देश में है, वो इक्वालिटी के लिए असर्ट करते हुए जिस तरीके से पूरे समुदाय, मतलब पूरी कम्युनिटी बाहर निकल के अब प्रोटेस्ट किए, वो भी एक स्ट्रेंथ इन इटसेल्फ है, बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ है जो मूवमेंट की देन है। और जो लग भी नहीं रहा था कि इस देश में जब पॉलिटिकल अपोजिशन वीक हो गया है तो कोई और सरकार को चैलेंज कर सकता है, वो भी एक उनको बता दिया ऐसा नहीं है। इस देश में हमेशा एक डेमोक्रेटिक अपोजिशन रहेगा, चाहे वो पॉलिटिकल अपोजिशन हो या ना हो। एक डेमोक्रेटिक अपोजिशन तो रहेगा इस देश में, क्योंकि वो हमारी डीएनए में है, वो हमारी देश की फेथ को रीअसर्ट करते हुए ऐसे मैं समझता हूँ। तो सीए के लिए भी मैं, एनपीआर एनआरसी जो है अभी सरकार इंडेफिनेटली पोस्टपोन किया है। उन्होंने अभी ये नहीं कहा है कि हम नहीं करने वाले हैं, पर उन्होंने ये कहा है कि एनपीआर को इंडेफिनेटली पोस्टपोन किया। एनआरसी को उन्होंने कहा है कि हमने अभी सोच नहीं रहे। खैर, एनपीआर एनआरसी जब भी अगर शुरू करते हैं वापस, तो दोबारा सोचना होगा कि क्या इसके खिलाफ प्रोटेस्ट जारी रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो
उसके खिलाफ जो प्रिंसिपल अपोजिशन है वो मुझे लगता है कि आगे भी रहेगा। पर इस दौरान जो कोविड का जो सिचुएशन है, इस दौरान मैं समझता हूँ कि हमें ऐसे कोई भी चीज नहीं करना चाहिए जिसके कारण इसका इन्फेक्शन बढ़े, जिसके कारण इसका इन्फेक्शन, इसका ट्रांसमिशन बढ़े। डेफिनेटली। तो हम्म। पर्सनली इसलिए शायद मैं थोड़ा सा अभी, कई सारे लोग पूछते हैं कि वापस ये का अभी लॉकडाउन खुल रहा है तो क्या वापस उसमें दोबारा क्या से हमें रहेगा, प्रोटेस्ट शुरू नुकसान करना क्या चाहिए कि रहेगा, नहीं। या बहुत लोगों मैं का ये समझता हूँ कि सवाल। सरकार इसको सीरियसली नहीं ले रहा है, इस डिजीज को। सरकार को लगता है कोई आंकड़े का गेम है जिससे कि हम नंबर किसी भी तरीके से करके जीत जाए। पर हमें तो सीरियसली लेने की जरूरत है, जनता को तो सीरियसली लेने की जरूरत है इसको। और जब अपनी फैमिली में अपनी आसपास कोई डेथ हो जाएगा तब शायद हमें रियलाइज होगा कि ये एक्चुअली हमारी कंट्रोल के बाहर की चीज थी और हमें सीरियसली लेना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ इसीलिए थोड़ा सा देख लेना चाहिए, उसके बाद ही इस पर डिसीजन लेना चाहिए। तो सर, जैसे पीपल हु आर इन पोजीशन ऑफ पावर, जैसे आप एक ब्यूरोक्रेट थे, तो आपको क्या लगता है कि वो ब्यूरोक्रेसी का पोजीशन से आप एक ज्यादा अच्छा चेंज ला सकते हो, या फिर आपने रिजाइन कर दिया एंड नाउ यू आर एन एक्टिविस्ट, तो विच पाथ इज बेटर अकॉर्डिंग टू यू, विच पाथ? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी देखिए, डेफिनेटली गिव्स। पर्सनली पर्सनली मैं समझता हूँ कि इस दौरान जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एनआरसी, उससे पहले मैं सितंबर से कई सारे जगहों पे जाना शुरू किया था। सितंबर की बात है, यस। जब चेन्नई और बैंगलोर आईआईएम गया था और चेन्नई में एक जगह पे टॉक पे गया था। और चेन्नई में एक टॉक में ही एक एक लड़की, एक 23 साल की है लड़की, उसने खड़े होकर एकदम, मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में ऐसे थियरी बता रहा था कि ऐसे कैसे जम्मू कश्मीर में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप रोक सकते हैं, उनका राइट जो है आप कैसे कर सकते हैं। एकदम इमोशनली मैं अपना बात रख रहा था। तो तभी उन्होंने उठ के कही कि कौन सी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जब आप इंडियन ही नहीं रहोगे तो कौन सी फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं आप, मतलब। तो ये सवाल उसने उठाए थे सितंबर में, जब, एंड शी इज फ्रॉम ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। उन्होंने कहा है कि 23 साल तक मैं मुझे इंडियन ही कहलाते गए और कल मुझे बोलेंगे कि मैं इंडियन नहीं हूँ। तो बाकी कौन सी फंडामेंटल राइट, तो इंडियंस के लिए होता है ना वो। तो वहां से मैंने एनआरसी के बारे में एक्चुअली जानना शुरू किया। उसके बाद इस दौरान करीबन 19 या 20 स्टेट घूम चुका हूँ सितंबर से लेकर। यस सर। 70 जिला घूम चुका हूँ इस दौरान। और जितना यंग यूथ जिनसे बात किया है, और बेसिक एक सिंपल पॉइंट को लेकर कि हमें अपनी राइट्स को लेकर क्यों अवेयर होना है और उसको असर्ट क्यों करना है, मुझे ये यकीन था कि मैं शायद 27 साल और नौकरी करता, शायद 27 साल का और नौकरी था, तो 27 साल और नौकरी करता और मान लीजिए कहीं सेक्रेटरी वेक्रेटरी बन के रिटायर भी हो जाते, तो भी शायद उतना सेटिस्फेक्शन नहीं होता जितना मुझे पिछले 4-5 महीने में मिला है। जो जितना इम्पैक्ट, आप मुझसे नहीं बात करते, कितने सारे ब्यूरोक्रेट हैं यस। जिन, ऑफ कोर्स आपको उनसे भी बात करना चाहिए, रहते हुए भी जो बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं उनसे भी करना चाहिए। पर अंदर रहते हुए जो चीजें कर सकते हैं ना, उसका एक लिमिटेशन है। क्योंकि आप जिसको सिस्टम कहते हैं वो सिस्टम नहीं है, वो एक सब सिस्टम है। उसके बाहर एक बड़ा सिस्टम है, एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर काम करता है। वो पॉलिटिकल सिस्टम जो है लार्जर सोसाइटल या सोसाइटी के अंदर काम करता है। तो अगर एक कमरे के अंदर का आपका एक सोफा सेट अंदर है, आप तो कमरे के अंदर के सोफा शायद आप बदल सकते हैं, पर वो आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे ये कमरे में जाना है कि दूसरे कमरे में, उसके लिए उस कमरे से पहले आपको बाहर निकलना होगा। तब जाके आप डिसाइड कर सकते हैं कि, क्योंकि जो लार्जर चेंजेस है, अगर सिस्टमिक चेंजेस है या फिर वही सिस्टम को आपको चैलेंज करना है, तो आप अंदर रहते हुए करना बहुत पॉसिबल नहीं है ना। या फिर आप जिंदगी भर ट्रांसफर होते रहो, आप लड़ते रहो, सीइंग ठीक है, एन 27 साल एग्जांपल फॉर, नहीं, बिल्कुल आप हर 6 महीने में ट्रांसफर होते रहे ना, या आप खुद के लिए जैसे वी पैदा आर होगा, सीइंग आईएएस जनता के लिए पैदा अशोक होगा। खेमका सर, तो ही इज फाइटिंग मैं ऑल उन ऑड्स। नहीं, मैं उनका पर्सनल कोई किसी के ऊपर भी नहीं कह रहा, मैं अपनी पर्सनली बता रहा या हूँ। अगर मान लीजिए हर 6 महीने आपका ट्रांसफर हो रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ बर्बाद हो गया, आपके फैमिली और वो सब तो परेशान है। आप जहाँ जाके काम करते हैं वहां पे आप कुछ इम्पैक्टफुल तो कर नहीं पाते, क्योंकि आप शुरू करने से पहले आपका ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर हो गया। ठीक है। तो आपका प्रोफेशनली कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, आपका जो सर्विस की जो पार्ट है, जो जनता को जो फायदा मिलना है वो नहीं मिल रहा है, आप पर्सनल लाइफ में कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है। ऐसे थोड़ी ना है कि आपने एक एग्जाम क्लियर कर लिया है तो रिटायर 60 साल में ही इससे निकलना है, ऐसे थोड़ी ना है। एग्जाम
डोंट लिखा यू है, थिंक, कोई सजा थोड़ी ना। सर डोंट यू थिंक कि इससे जो अपकमिंग ब्यूरोक्रेट्स है उनको एक मैसेज मिल रहा है कि आप जो है आप ईमानदारी से काम नहीं कर सकते, तो आपके पास दो ही ऑप्शन बच रहा है, इधर बी करप्ट और क्विट। तो नहीं नहीं नहीं, that's not at all the case. See, there are many people, you don't think that I am the only example. There are so many examples, यस, especially जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जाते हैं, उनके लिए तो कई सारे एग्जाम्पल्स है, जो अंदर लड़ते हुए, कई सारे लोग जो बोलते हैं कि चूज योर बैटल, आपको हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हें कश्मीर से क्या लेना देना था, है ना, तुम दादरा नगर हवेली में थे, तुमको क्या पड़ी थी, मतलब ये भी एक आर्गुमेंट है बिल्कुल। अगर तुम्हें अगर कुछ गलत करने के लिए कह रहे होते तो तुम रोकते या फिर ना करते, तुम्हें दूसरी जगह के इशू के लिए लेकर करने की क्या जरूरत है। वन ऑप्शन है जरूर। दूसरा है कि यार अपने भी आए तो क्या हुआ, तुम खुद थोड़ी ना कुछ गलत कर रहे हो, चुने हुए सरकार है, अगर वो आपको नहीं आपको करने के लिए बोलते हैं, आप कौन होते हो उसको ना बोलने के लिए, ये भी है। तीसरा है कि अगर सरकार जो चाहते हैं वो करने के लिए ही तो हम हैं, तो अगर सरकार चाहते हैं वो बिना बोलने से ही हमें उसको समझ के करना चाहिए सरकार क्या चाहता है। तो सरकार बोलने से पहले बहुत सारे करने वाली ब्यूरोक्रेट है। कई सारे लोग हैं जो इसको लगता है कि हाँ जनता को मतलब बहुत ही ज्यादा डेमोक्रेसी है इस देश में, बहुत ही ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है इस देश में, लोग बिल्कुल हल्ला करते रहते हैं, सबको लाइन में रखना चाहिए, सबको कंट्रोल करके रखना चाहिए, ऐसे सोचने वाले हैं। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं। मेरा एक एग्जाम्पल था कि अगर आपको लगता है, मैं ब्यूरोक्रेसी में मेरे पर्सनल कोई इश्यू को लेकर नहीं रिजाइन किया, मेरा जो क्षेत्र था वहां पे मुझसे कुछ गलत करने के लिए बोला है और मैं नहीं करने वाला था इसलिए नहीं रिजाइन किया, वो अगर होता तो मैं लड़ता, और मैं लड़ भी रहा था। इलेक्शन का इशू था, कई सारे इश्यूज थे जो सरकार से लड़ रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनल बैटल्स हो, उसके बाद शो कॉज नोटिस भेजे, वो सब अलग चलता रहता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आप क्या करता जब आपका ईमान कहता है, आपकी जमीर ये करता है कि पूरा एक जो हमारा ऐसे देश, एक नेशन के हम जो कर रहा है एक जगह पे, वो सही नहीं है, और उसमें हम सब अप्रूव कर चुके थे, हम वी आर ऑल ओके विद इट कि हम अगर 6 महीने, 10 महीने, एक साल पूरा जम्मू कश्मीर को बंद करके रखे, उनको उनकी सारी यूथ को जेल कर दे, सबको बंद कर दे, कुछ भी कर दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और पूरा देश इस बात से सहमत था, हाँ ठीक है जरूरी है, करना पड़ता है, हो सकता है ना। तो ये एटीट्यूड पे जब हम जा रहे थे, तो कभी एक शौक होना जरूरी है भाई, एक गलत रास्ते तो नहीं जा रहे। एक कोई शौक के लिए तो मतलब एक नौकरी मेरे लिए पर्सनली इतना मतलब एक क्या बोलते हैं, एक नौकरी है दूसरी मिल जाएगी या फिर कुछ और कर लेंगे, ऐसे तो है नहीं। पर अगर उस नौकरी से अगर एक शौक मिल जाता है कि भाई हाँ शायद हम जिस रास्ते पे जा रहा है वो गलत है और हमें इसको रिवैल्यूएट करना चाहिए। सरकार सिर्फ नहीं, सरकार सिर्फ गलत नहीं था, पूरा देश में कोई किसने मतलब कोई आवाज ही नहीं उठा रहा था। सबको लग रहा था कि इस बात पे कुछ अगर बोल दे तो हम तुरंत देशद्रोही बन जाएंगे, तो इसलिए बोलना ही नहीं चाहिए। ये बातें बाहर निकल के आना और इस पे बातें होना जरूरी था। ठीक है, बाकी तो बाकी जितने लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर मेरा खुद 7 साल की सर्विस अगर देखोगे, चाहे मिजोरम में हो चाहे दादरा नगर हवेली में हो, अभी भी वहां के जो जनता है आज भी बुलाते हैं। हाँ, आज भी बुलाते हैं, आज भी उतना ही प्यार से बात करते हैं, और हर एक छोटी छोटी बात पे बोलते हैं कि सर आप होते तो आप आ जाते तो मतलब अच्छा होता। मैं एक जगह पे बताया भी था, एक रिजाइन किया था, तो कुछ जहाँ पे आदिवासी क्षेत्र था वहां के लोग तो आके बोले कि ये 20 गुंठा आपका है, ये जमीन आपका है, आप हमारे साथ रहिए। तो सर्विस में रहते हुए जो आपको प्यार मिलता है वो भी बहुत मतलब वो भी ये नशा है, मतलब उसको भी छोड़ना आसान नहीं है, उसको भी छोड़ना आसान नहीं है। यू लेफ्ट सच वेरी ऐसा पोस्ट मैं कहूंगी जो इंडिया के बहुत सारे बच्चे पागल है इस जगह पहुंचने के लिए एंड तैयारी कर रहे हैं, दे आर जस्ट मैड अबाउट बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर। तो सर आपको नहीं लगता आपने रिजाइन करके एक ऐसा भी नोशन सेट किया है कि आईएएस भी बहुत बड़ी चीज अब नहीं है, इसको भी छोड़ा जा सकता है? देखिए, ये मुझे मुझे इस बात से बहुत ज्यादा परेशानी भी थी। मेरे दोस्त है कई सारे लोग जो मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे थे। मेरा कोई आईएएस का कोई बड़ा सपना नहीं था बचपन से, इसलिए शायद मैं उसको छोड़ भी पा रहा हूँ। ना ही मेरा पेरेंट्स का ऐसा कोई सपना था कि मैं आईएएस बनूं, ऐसा नहीं था। फादर तो एक क्लर्क, गवर्नमेंट में क्लर्क थे। तो और मुझे साइंस में
इंटरेस्ट था और मैं इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग के बाद एक VLSI कंपनी है उसमें काम करता था नोएडा में, और वहाँ साथ ही साथ जैसे मैं बता रहा था बच्चों को पढ़ाता था। और बच्चों को पढ़ाते हुए बेसिकली मेरी वाइफ है, उन्होंने कहा कि यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, तुम और मैं प्राइवेट नौकरी भी कर रहे हैं, उसके बाद सैटरडे संडे को आके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इससे शायद अच्छा होगा सिस्टम के अंदर जाना, जो आप जो कह रहे थे सिस्टम के अंदर जाके मेहनत करना। तो ऐसे में ऐसे करके सिस्टम के अंदर आया, दिस वाज द मोटिव टू कम इनसाइड सिस्टम। और मैं उस दौरान देखा था मुझसे कई गुना ज्यादा ब्रिलियंट लोग, ब्रिलियंट इन द सेंस उनसे बात करते हुए आपको रेस्पेक्ट आएगा, मतलब पढ़ा लिखा, बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस सब कुछ, और उनका शायद इंटरव्यू में नहीं निकला, मेन से नहीं निकला। एक आध दोस्त को मैं जानता हूँ, 2 लोगों को बल्कि मैं पर्सनली जानता हूँ, जो डिप्रेशन में चले गए जस्ट बिकॉज कि उनके UPSC नहीं निकला। अरे एक एग्जाम है, निकल सकता है नहीं निकल सकता है, मतलब इतना बड़ा वो नहीं है, मतलब इतना बहुत लक एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। पर सोचो मैं डिप्रेशन में चले जाना, और मैं यही सोचता था। और मेरा एक और दोस्त है जो कई गुना ज्यादा बेहतर है मुझसे, वो कभी UPSC की तैयारी नहीं किया। ठीक है, नोशन भी जो है ना कि UPSC इज ए टेस्ट ऑफ, और या फिर कोई वो है इंटेलिजेंस का, ब्रिलियंस का, ये जो भी चीज का, ये भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है गलत है। दो ये लिमिटेशन समझ के ही सर्विस में आना चाहिए कि ये कोई आपका पर्सनल क्या बोलते हैं एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट नहीं है जो आपको चढ़ के वहां पे अपना झंडा गाड़ना है कि हाँ मैं पहुंच गया, आज मैं पहुंच गया। ये ऐसा चीज नहीं है। कई सारे क्योंकि पावर डिफरेंशियल्स बहुत ज्यादा है हमारे समुदाय में, सोसाइटी में, कम्युनिटी में, हर जगह, कि अगर आप सर्विस में है तो सरकार में है, चाहे प्यून भी हो तो आप कहीं पे है, और अगर सरकार के बाहर है तो आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है। तो हमारी जो पावर डिफरेंसेस है, तो इसके लिए भी कई सारे लोग प्रिपेयर करते हैं कि कई हम सरकार के अंदर जाके IAS बन के दिखाएंगे, तो हम राजा बन गए, तुम मतलब छोटे आदमी बन गए। तो मैसेजेस भी आते हैं, मुझे आज भी मैसेज आता है, सर मैं रिवेंज के लिए IAS बनना चाहता हूँ, किसी का मतलब किसी ने हमारे साथ गलत किया था तो हम रिवेंज के लिए IAS बनना चाहते हैं। तो ये लिमिटेशंस ये समझना चाहिए कि IAS एक में लक एक बहुत बड़ी फैक्टर है। मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने ज्योग्राफी बिल्कुल नहीं पढ़ा था, और बिल्कुल भी ना पढ़ा था, और मुझे पसंद भी नहीं था, मतलब ज्यादा आइडिया है, ज्योग्राफी का आइडिया है, पर ऐसा नहीं है कि मुझे एग्जाम के लिए पढ़ने का। और आप 2011 का जो एग्जाम है मेंस का, आप देखोगे तो मेंस के एग्जाम आज भी निकल, मुश्किल से 5 नंबर का ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया था जनरल स्टडीज में, 40 नंबर का आता हर साल, और 2011 में सिर्फ 5 नंबर का आया था। अगर 40 का आता तो शायद ये सब कहानी नहीं होती, मतलब मैं भी अपना कुछ और नौकरी कर रहा होता कि आते ही ना सर्विस में। तो दैट वाज लक, प्योर लक। मेरा कोई प्रिपरेशन, इंटेलिजेंस, हार्डवर्क जो भी आप कहे, वो सब कहीं मायने नहीं रहता था। वो शायद वो उस दिन का जो लक था मेरा कि क्यों नहीं आया मुझे नहीं पता। तो लक भी एक मैटर होता है, तो वी शुड नॉट कंसीडर इट एज अ पर्सनल। और ये भी सोचिए 10 लाख लोग एग्जाम देते हैं, 10 लाख UPSC का, और 1000 लोगों का होता है, उसमें से 150 लोगों का, हाँ 150 लोगों का आपका IAS में हो जाता है, या 100 लोगों का IAS में हो जाता है। ठीक है, ये है। तो इसका मतलब क्या, जो बाकी 9,99,000 लोग जो है वो बेवकूफ है, वो गलत है, उनको दिमाग नहीं है, ऐसा थोड़ी ना है। तो ये गलत एक नोशन सेट किया है। सबसे मैं समझता हूँ कि यूथ को बिना नौकरी दिए हुए 4-5 साल को लटकाने का सबसे अच्छा तरीका UPSC। जो पढ़ाते रहो 4-5 साल इसी उम्मीद में भी कि हम IAS बनेंगे आज नहीं तो कल, और एग्जाम लिखते रहो। पर ये समझना है IAS में बहुत मौका है। मैं बताया जो जनता का प्यार है वो सबसे ज्यादा बड़ा नशा है उसमें, क्योंकि उसमें कोई आप पॉलिटिक्स भी नहीं है ना, तो कोई आपको गाली नहीं देता। अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा किया, आपने थोड़ा ह्यूमिलिटी के साथ बात किया आपने, क्योंकि आपके पास पावर है, अगर सिर्फ प्यार से एक हम्बल होके आपने बात किया, वो सामने वाला इंसान आपको जिंदगी भर याद रखेगा कि वो साहब जो है ऐसा नहीं था कि ना हम गए और मिलने के लिए। कितना आसान है, आपको कुछ नहीं करना है उसके लिए, आप सिर्फ प्यार से बात करो 1 मिनट, वो हमेशा याद रखेगा। इतना है हमारी सोसाइटी में पावर डिफरेंशियल, हम शायद इस चीज को नहीं समझते हैं। तो सर्विस में रहते हुए बहुत चीजें कर सकता है, पर उसका लिमिटेशंस भी समझना जरूरी है। अपने लेवल पे अगर लड़ सकता है तो जरूर लड़िए,
पर अगर आपको लगता है कि सर्विस में रहना ही एक वैलिडेशन होगा तो आपको छोड़ देना चाहिए। इतनी कोई सजा भी नहीं इसको देना चाहिए कि उम्र कैद का है, 60 साल तक तो चलना ही है। जैसे आपने रेजिग्नेशन दी, अभी रिसेंटली हरियाणा के आईएएस रानी नागर ने भी रेजिग्नेशन दी है, तो बट उनकी भी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं की गई गवर्नमेंट के द्वारा। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट क्या इसे एक तरह से ये समझ रही है कि आप लोग आईएएस के जिम्मेदारी से भाग रहे हो, या डू यू थिंक गवर्नमेंट कैन यूज दिस अगेंस्ट यू ऑल? कोई what is your opinion on this? क्योंकि this is a right basically, अगर आप resign करना चाहो तो anyone can resign from any post, but ऐसा नहीं है। मेरे साथ ही एक और मेरा ही काडर का एक दोस्त है जिन्होंने रिजाइन किया था, और 1 हफ्ते के अंदर उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया और मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ क्योंकि मैं सरकार के खिलाफ बोला। तो ये भी गलत है कि सरकार को लग रहा है कि कोई नहीं आईएएस से भाग रहे। नहीं, अगर आप चुपचाप रिजाइन कर रहे हैं तो आपका एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बता रहे हैं तो आपका रेजिग्नेशन आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सर मैं समझता हूँ कि वो चाहते हैं कि जैसे मैं सरकार से कोई जुडिशरी में जाके केस लड़ दूं और मैं अपना रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कराऊं। मेरे पास इतना ना वक्त है ना रिसोर्स है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ, वो भी इतनी ताकतवर सरकार जो बहुत सारे जिसे इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको उनके खिलाफ लड़ने की मतलब नहीं है। मैं ये सोचता था कि भाई क्या कर लोगे, मेरा जो एनपीएस का है या फिर ग्रेचुइटी है ये सब नहीं देगा, बस इतना ही तो होगा। ऐसे थोड़ी नहीं कि मैं कोई जेल भेज देगा इस बात के लिए, क्योंकि कोई आर्मी तो है नहीं, जंग से पीछे भाग रहे हैं। आर्मी होता तो हम चलते हैं, पर ये तो है नहीं। पर उसके लिए उन्होंने सोचे, उन्होंने फिर उसके बाद 9 महीने तक नहीं किया, पर वेट करता रहा। जब डिजास्टर हुआ तो मैंने उनको जो लिखा था कि मैं वॉलंटियर करने के लिए तैयार हूँ, पर वापस ज्वाइन नहीं करूंगा, उस पर मेरे खिलाफ उन्होंने एफआईआर किया है कि मैं डिजास्टर के दौरान ड्यूटी ज्वाइन नहीं किया, और ये जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और इसके अंदर एपिडेमिक एक्ट के अंदर रॉन्गफुल वो है, और इस पे उन्होंने केस फाइल किया। राजकोट में भी दो एफआईआर किया है बेसिकली इस दौरान, पिछले 1-2 महीने में। एक राजकोट में उन्होंने किया है एफआईआर और एक दमन में किया है। तो ये सरकार बताना चाहते हैं कि हम कंट्रोल कितना करते हैं, तुम कहाँ भागोगे, सरकार से कितना भागोगे, हम तुमको पकड़ेंगे। ये फीलिंग, ओवरऑल फीलिंग जो है ना, कंट्रोल, जो सोसाइटी में सिटीजन्स के ऊपर जो सरकार की फीलिंग, हम कंट्रोल करेंगे। नहीं भाई, तुम कंट्रोल करने के लिए नहीं है, तुम सर्व करने के लिए हो, तो सर, है ना। आफ्टर तो बीइंग सो मच वोकल अबाउट बीइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, आपको क्या मतलब आपका ओपिनियन फिर ये है कि अगर सरकार के अगेंस्ट कोई कुछ कह रहा है तो सरकार फिर आपको टॉर्चर कर सकती है उसके लिए, या? नहीं, हरास तो करेंगे ही, मतलब कोशिश तो करेगा ही। और पर ये भी गलत होगा कि ये सोचना है कि नहीं हरास, सरकार हरास नहीं करेगा। नहीं, बिल्कुल करेगा। अपने पावर में जो जो भी है वो सरकार यूज करेगा। पर कई बार हमें लगता है कि यही एंड है, ऐसा थोड़ा, ये भी एंड नहीं है। ये तो एक पार्ट है, जर्नी का एक छोटी सी हिस्सा है। अगर ये 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, जो भी टाइम है, एक एक हिस्सा है जिसके बारे में हम कभी और ऐसे एक इंटरव्यू में या फिर कभी एक किताब में या फिर कभी और पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, उस दौरान ये होता था। पर अगर आज ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे खुल के, और ये मतलब जो हरासमेंट है झेलने के लिए आज तैयार नहीं होगा, तो कल बताने के लिए कहानी भी नहीं होगा। हमें कुछ तो चाहिए ना कल बताने के लिए, हमारी हिस्ट्री में भी लिखने के लिए कुछ कुछ चीजें चाहिए। ओके सर, कीपिंग ऑल दैट असाइड नाउ, अगर चूंकि वी आर ऑल स्टक इन लॉकडाउन, तो अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो पहले 21 दिन था, फिर 14 दिन के लिए हुआ, देन ऑन एंड ऑन, अब नाउ इट इज मोर देन 70 days. द लॉकडाउन हैज एक्सटेंडेड मोर देन 70 days, और अब ऐसा है कि अनलॉक फेज 1 भी तब शुरू हुआ है जब इंडिया हैज ऑलमोस्ट रैंक्ड 5th in terms of COVID-19 cases. So, do you think the government is confused? Yeah, it does not have any good advisors. Yeah, what is happening basically? I had written very clearly on I think 24th 24th को लिखा था, और 25th of March जिस दिन लॉकडाउन हुआ था, लंबे ट्विटर थ्रेड, मतलब वेरी लॉन्ग ट्विटर थ्रेड लिखा था, ये कहते हुए कि क्यों हम गलत कर रहे हैं। और
जिस तरीके से फ्रेम किया गया था, मुझे सरकार के साथ सबसे बड़ी इश्यू ये है, उनकी डिसीजंस नहीं है। सरकार की जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कंप्लीटली ब्रोकन। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन द सेंस, मैं एक दो एग्जांपल दूंगा। जैसे हमने बालाकोट पे स्ट्राइक किया, उसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के बाद एक टीवी इंटरव्यू में आके कहते हैं कि बादल था और बादल देखा तो मुझे लगा कि अभी रडार पकड़ेगा नहीं जहाज को, तो ये सही वक्त है अपनी हवाई जहाज को भेजने के लिए, एयरफोर्स की जो फाइटर है उनको भेजने के लिए बॉम्ब, और ताकि वहां जाके बॉम्ब गिरा के आ जाओ। बात ये नहीं है कि प्रधानमंत्री ने ये बात कही, वो तो हो सकता है कल किसी और कोई और प्रधानमंत्री हो सकता है बात बायोटेक्नोलॉजी का हो और उनको ना पता हो। क्योंकि पॉलिटिकल मैटर्स जरूरी नहीं है कि हर पॉलिटिशियन को हर टेक्निकल चीजें आना जरूरी है, नॉट एट ऑल। पर बात यह है कि 2 हफ्ते तक उनको किसी ने करेक्ट ही नहीं किया इस बात को कि सर आप गलत थे। 2 हफ्ते तक हमारी इतनी सारे, आपकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, आपके एयरफोर्स चीफ है, we'll wind it up in like 10-15 minutes. तो मैं जो कह रहा था कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, वो आप देखेंगे कि जो बालाकोट स्ट्राइक के बारे में जो प्राइम मिनिस्टर ने इंटरव्यू दिया था, वो करीबन 2 हफ्ते के बाद, और जो उनको क्लाउड के बारे में या रडार के बारे में, उसके पेनिट्रेशन जो भी है बात आते हैं नहीं आते, वो मायने रहता है। क्योंकि बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स है, अगर आपका इकोनॉमिक्स प्राइम मिनिस्टर होते तो शायद कुछ साइंटिफिक मतलब कुछ और डिफरेंट चीजें शायद हो सकते हैं, उनको नहीं पता हो सकता है। पर आपका एक इसलिए एक टीम है जो एडवाइस करने के लिए। और सोचिए अगर उस मीटिंग के दौरान या फिर उस मीटिंग में उसके बाद 2 हफ्ते कभी भी कोई भी अगर उनको बोलते कि सर प्राइम मिनिस्टर सर ये गलत आप सोच कह रहे हैं, क्लाउड और रडार का कोई लिंक नहीं है, रडार इसलिए ही है कि क्लाउड को भी वो पेनिट्रेट करके अपना डिटेक्ट कर पाए, ये बात उन तक बताने का किसी का हिम्मत नहीं था या फिर कोई सही नहीं समझा और जरूरत भी नहीं समझा। हमने एक वार सिचुएशन का डिसीजन, एक पड़ोसी देश पे या एनिमी कंट्री पे जाके एयरफोर्स अटैक करने का डिसीजन प्राइम मिनिस्टर का एक फूलिश अजम्पशन पे लिया है हमने। सोचिए हमने किया उसके बाद, क्योंकि कोई ये बोलने का नहीं रखा उनको कि सर इससे कोई सही है ना, ये गलत आप सोच रहे हैं, आपके अजम्पशन इसके बारे में गलत है। आगे का 21 दिन का जो लॉकडाउन था, हर एक डिसीजन पे है, मैं बाकी डिसीजंस को बताऊंगा, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये एलोंगेट नहीं कर रहा हूँ। बात ये जो है अभी 21 दिन का जो पहला स्पीच आपको याद होगा, कोई स्पेसिफिक्स नहीं था, किसी भी बात पे कुछ भी नहीं कहा, इतनी सी बात कही कि 21 दिन में अगर हम इस वायरस को नहीं रोक पाए तो हम 21 साल पीछे चले जाएंगे। महाभारत का युद्ध जो है 18 दिन का था, कोरोना के खिलाफ हमारी जंग जो है वो 21 दिन का होगा, ये उन्होंने कहा था। इसका मतलब या फिर उनका खुद का आइडिया हो सकता है ये, या किसी ने उनको बताया होगा, पर बात है कि किसी ने इनको ये नहीं बताया कि 21 दिन में आप क्या करना चाहते हैं। 21 दिन में वायरस खत्म होगा? कैसे होगा? आपने मान लीजिए लॉकडाउन कर लिया, एकदम सबको बंद कर दिया, आप कैसे लॉकडाउन खत्म करोगे? क्योंकि एक आदमी भी है जिनको आपने बिना टेस्ट करके ट्रेस नहीं किया, ट्रेस करके टेस्ट नहीं किया, मतलब आइसोलेट नहीं किया, एक आदमी मान लीजिए। 21 दिन के बाद जब आप लॉकडाउन खोलोगे तो वो बंदा तो बाहर निकलेगा, ठीक है, इस दौरान घरों में तो रहेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा, आप रहेगा और बाहर जाके वो इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा, तो 10 लोगों से मिलेगा, उसमें से हो सकता है एक आदमी इम्यूनिटी उसके इस दौरान आ गया हो, बाकी 9 लोगों का तो हो सकता है, वो 9 लोगों को होगा, वो 9 लोग जब बाहर जाएगा तो फिर वो वापस बढ़ता रहेगा, जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही वापस। तो 21 दिन के बाद आप बिल्कुल वही पोजीशन में आते जो आपके 21 दिन पहले का पोजीशन था, बिल्कुल वही पोजीशन में। तो ये 21 दिन का एक ही बात थी कि 21 दिन में हम अपनी हेल्थ कैपेसिटी को कैसे रैंप अप करें, हेल्थ केयर फैसिलिटीज को। ये 21 दिन में हम मैनेजमेंट थी, क्या थी वो एक्चुअली ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। जब आप हमारा जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, उनको ये कन्विक्शन है कि हाँ 21 दिन में लॉकडाउन करके मैं इसको ठीक कर दूंगा, तो जब ये कन्विक्शन है और कोई उनको करेक्ट भी नहीं कर रहा है इस बात को कि सर ये गलत है आपका कन्विक्शन, तब हमारे सारी डिसीजन मेकिंग में ही डेंजरस चीजें आ जाते हैं। याद होगा कि दिया जलाने में कोई दिक्कत नहीं थी, पर साथ साथ उन्होंने कह दिया कि आप बिजली भी बंद करिए घर का। जब बिजली बंद करने की बात थी तो किसी ने किसी को तो पीएमओ में कहना चाहिए था उनको
कि सर सारे लोग एक साथ अगर 8 मिनट के लिए 9 मिनट के लिए बिजली बंद करेंगे तो एक एक मतलब जंप ड्रॉप होगी, बहुत सडन ड्रॉप होगी हमारी डिमांड में, और उसके कारण जो है हमारी ग्रिड में इश्यूज आ सकता है। और देखिए 30% ड्रॉप हुआ, और हमारी थैंकफुली क्योंकि पता चल गया था कि ये चीजें होने वाली है, तो हमारे इंजीनियर्स जो जितने भी थे ग्रिड की काम करने वाले, जो एसएलडीसी में काम करने वाले, उन्होंने सब मिलके उसको मैनेज कर लिया। उन्होंने पहले हाइड्रो पंप करके सब मैनेज कर लिया उसको। उस दौरान संडे को रात को 9 बजे जो पावर मिनिस्टर है और पावर सेक्रेटरी दोनों संडे को रात को 9 बजे ऑफिस में बैठ के मॉनिटर कर रहे थे कि ये ग्रिड फेल होगा कि नहीं होगा, बैठ के देख रहे थे कि कैसे चीज होगी। हम कोरोना से लड़ रहे थे, और उस दौरान हमने ये किया कि क्योंकि क्या है, किसी ने ये समझा नहीं इनको बताना प्राइम मिनिस्टर को कि सर आप गलत सोच रहे हैं, आपका जो थॉट प्रोसेस है मान बाकी सब कुछ आप very important for the advisors to that is also dependent on the leader, right? अगर आप अपने घर पे आपका पापा या फिर मेरा पापा कोई अगर गलत चीज बता रहे हैं, पर आपको फ्रीडम नहीं है घर पे बताने का कि पापा पर आपका असम्पशन गलत है, ठीक है, आपको ये बोला जाता है जो मैं बोल रहा हूँ सुनो चुपचाप और अपने घर पे रहो, और जो भी बातें हैं मैं जो कह रहा हूँ वो करो, वापस बोलने की जरूरत नहीं है। ये है अगर मैनेजमेंट स्टाइल, तो जब आप गलत करेंगे तो कोई भी आपको बताएगा नहीं, हाँ ठीक है आप जो बोलते हैं कर लेते हैं। ये दिस बिकम्स डिफिकल्ट, द डिसीजन मेकिंग स्टाइल जो है ना, इसीलिए मैं बार बार हर एक डिसीजन पे, डिमोनेटाइजेशन पे किसी ने उनको नहीं कहा कि भाई बेवकूफी है। मुझे याद है मैं अगला दिन ट्विटर पे या फेसबुक पे लिखा था कि ग्रेट डिसीजंस नीड नॉट बी गुड डिसीजंस, क्योंकि सब लोग सबकी सब बोल रहे थे ग्रेट डिसीजन ऐसे, मतलब ऐसा चीज था। और सरकार में रहते हुए पब्लिकली तो आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, मैं उस बात को मानता था, तो मैंने उल्टा सीधा लिखा कि ग्रेट डिसीजंस नीड नॉट बी गुड डिसीजन, मतलब महान निर्णय जो है अच्छा निर्णय होना जरूरी नहीं है। तो किसी को नहीं समझ में आया, और मेरा इंटेंशन भी यही था, मुझे लिखना था और ना किसी को समझ में आया, बस ऐसे कुछ लिख दिया। पर सोचिए इकोनॉमिक कितना ज्यादा उससे इम्पैक्ट हुआ हर एक डिसीजन पे। तो दैट इज वेयर, बिकॉज वी आर अ ह्यूज कंट्री, वी आर अ कॉन्टिनेंट। आप एक स्टेट जिस तरीके से चलाते हैं उस तरीके से इस देश को नहीं चला सकते। इस देश में इतनी सारे वेरिएबल्स है, आप उस सारी चीजों को समझ के एक डिसीजन लेना जरूरी है। लॉकडाउन के कारण वायरस का कुछ नहीं हुआ, और मैंने बहुत लंबा लिखा था, ये तीनों चीज कर सकते हैं हम, ड्रग्स या वैक्सीन डेवलप कर सकते हैं, हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज आप इंप्रूव कर सकते हैं, और जनता को ट्रेन कर सकते हैं। आज भी आपको या मुझे नहीं पता है कि अगर हमारे घर में किसी को कोविड आ गया तो हमें करना क्या है। हमें ये पता है अभी भी कि प्रिवेंट कैसे करना है, हमें बाहर नहीं जाना, इससे मिलना नहीं है, मास्क भी कोई फायदा नहीं है करके भी WHO भी कह रहा है। तो प्रिवेंशन इज नॉट एन ऑप्शन फॉर एवरीबॉडी। जो घर पे रह सकते हैं, घर पे सैलरी आता रहता है लोगों का, या फिर पैसा उतना ज्यादा है, उनके लिए बाहर ना निकलना एक ऑप्शन है। पर जिनके लिए बाहर निकल के काम करना ही आज का खाना उसी से मिलता है, उनके लिए वो प्रिवेंशन ऑप्शन नहीं है, उनको तो बाहर निकलना ही होगा, खाना खाने के लिए कमाना ही होगा। हमने अपनी जनता को भी ये नहीं बताया कि आपको डील कैसे करना है। 90% आप कह रहे हो कि माइल्ड है, ठीक है, तो माइल्ड है तो ज्यादा, हर एक फ्लू होता है तो हम थोड़ी ना हॉस्पिटल जाके एडमिशन लेते हैं, नहीं लेते हैं, हम डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं, ऐसे ही थोड़ा मतलब जिंजर और हनी लेके घर पे बैठे रहते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसे ठीक हो जाते हैं। पर हमें डील कैसे करना है, कब हमें डॉक्टर के पास जाना है, कब नहीं जाना है, कब एडमिशन के लिए जाना है, नहीं जाना है, हमें किसी ने ये भी नहीं हुआ इस दौरान। हेल्थ केयर रैंप अप नहीं हुआ, टेस्टिंग रैंप अप नहीं हुआ। इन क्राइसिस एक तरह से हमने देखा अपने देश में, जो मजदूरों के साथ भी हुआ, या जो उस पे भी बहुत लंबे चौड़ा उसी टाइम लिखा था कि भाई अभी जाने दीजिए, क्योंकि ये भी डिसीजन मेकिंग था। आपने सोचा है कि उनको वहीं रहने देते हैं, क्यों? क्योंकि बाहर निकलेगा तो कोरोना फैलेगा, हाँ ठीक है, तो डिसीजन हो गया, हाँ सब अपने अपने जगह पर रहेंगे, जो स्टेट है खाना देगा। वैसे नॉर्मल टाइम में हम उनको खाना और नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, वो तभी तो झुग्गियों में रह रहे हैं, तभी तो कंस्ट्रक्शन साइट में टिन शेड में रह रहे हैं, नॉर्मल टाइम में नहीं कर पा रहे, और तुरंत बोल दिया हाँ ठीक है आप जाके अभी मतलब डिजास्टर के टाइम पे आप करो, बाकी सब जो ये पॉसिबल नहीं था। और तब भी हम यही कह रहे थे कि आज आपने उनको वहीं पे रहने के लिए, रुकने के लिए बोल दिया। दो असम्पशन हो सकते थे जस्ट डिसीजन मेकिंग के उसमें, या फिर उनको उनमें से कुछ लोगों का है कोरोना, या उनमें से किसी को भी नहीं है। दो ही ऑप्शन था कि सारे मजदूर जो माइग्रेंट मजदूर है उनमें से कुछ लोगों को वायरस है, या किसी को भी नहीं है। अगर किसी को नहीं है तो उनको वापस घर जाने में कोई दिक्कत नहीं देना होना चाहिए, क्योंकि जो वायरस है ही नहीं तो क्या फैलाएगा।
फैलाने के रोकने के लिए तो आपने, अगर मान लीजिए उसमें से कुछ लोगों को है, तो अगर कुछ लोगों को है तो आपने क्या किया, आपने किया है कि उनको वापस अपने जो अर्बन कंजेस्टेड स्पेसेस है वहीं पे जाके रुकने के लिए, वो झुग्गी है, चाहे वो स्लम्स है, या चाहे छोटे छोटे घर है जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे रहते हैं, या शेल्टर कैंप है, या रिलीफ कैंप है, या अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट्स दिल्ली में अगर आप जाके देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन साइट्स में आपको पता चलेगा कि वहां पे लोग रहते कैसे हैं। टिन शेड्स बनाते हैं और टिन्स के बीच में 4 टॉयलेट बनाते हैं, सारे लोग वही टॉयलेट यूज करते हैं, सारे किचन शेयर करते हैं, और वो टिन शेड में चारों तरफ से टिन लगा के वहां पे लोग रहते हैं। जिनको आपने अज्यूम किया कि हाँ इनमें से किसी लोगों को कोरोना हो सकता है, उनको आपने बोल दिया कि वापस उसी कंजेस्टेड स्पेसेस में जाके रहिए। तो जरूरी 100% ये था कि वो ज्यादा फैलेगा, क्योंकि अगर मेरे पास तो ऑप्शन है एक रूम में दूसरे रूम में ना जाने के लिए, पर जिसके पास एक ही रूम में 5 लोग वहीं पे रहना है तो 5 को तो होगा ही होगा। जिसको टॉयलेट शेयर कर रहे हैं 10 घरों में, वो तो होगा ही होगा, क्योंकि हम रियलिटी से कंप्लीटली डिवॉइड थे। हमें लग रहा था कि बहुत आसान है ये करना, तो जब वो करेंगे, और ये भी तो था कि ऐसा नहीं है कि आप 2 साल 3 साल तक उनको वापस घर ही जाने मना करोगे, कभी ना कभी तो आप उनको वापस जाने के लिए बोलोगे। तो आपने इफेक्टिवली क्या किया, लोगों को बोला कि नहीं आप नहीं जा सकते, खाना वाना तो प्रोवाइड करना नहीं। उसके बाद जो इमोशनल, साइकोलॉजिकल, न्यूट्रिशनल ट्रॉमा जो भी था वो तो किया ही, और उसके बाद उनको वही हॉटस्पॉट्स में, कहाँ थे मजदूर, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली, केरला, जो भी स्टेट्स आप कहे जहां पे कोरोना ज्यादा था, है ना, उस हॉटस्पॉट्स में उनकी इच्छा के खिलाफ क्रिमिनल है। सोच लीजिए, अगर कोई मजदूर कोरोना से मरता है तो पूरी की पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ मर्डर केस लगना चाहिए, क्योंकि उनके, वो घर जाना चाहते थे, वो भागना चाहते थे और अपने घर में रहना चाहता था, उसके खिलाफ उनको जबरदस्ती रख दिया गया, और 1.5-2 महीने उसके जो भी सहे, उसके बाद उनको कहा कि अब वापस जाओ। वापस जाने का भी पहले उन्होंने कहा कि वापस नहीं जा सकते, आप काम पे जा सकते हैं, वापस अपना काम पे जाइए, क्योंकि उनको इकोनॉमी रिस्टार्ट करने का जल्दी में था कि इकोनॉमी हमें रिस्टार्ट करना है। वो उसके बाद उन्होंने कहा, जब वो नहीं हो पा रहा है तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है आप घर जा सकते हैं, सिर्फ बस में, ट्रेन में नहीं। फिर समझ में आया बेवकूफी है, केरला से बिहार जाना है, बस में कैसे जाएगा। तो फिर बाद में लगा कि ट्रेन में, पर हम टिकट तुमको देना होगा, ठीक है। डिसीजन से, ये सारे डिसीजन सरकार ने लिया है। हमें ये चीज पूछना होगा कि ये जनता जो सह रहा है वो सरकार की बेवकूफी की वजह से, सरकार के जितने भी मतलब थॉटलेस डिसीजन के कारण क्रूअलिटी हो जाता है। कई बार बेवकूफी क्रूअलिटी हो जाता है, मतलब क्रूर हो जाता है, और वो क्रूरता सहना आम जनता को पड़ता है, और वो कर भी रहे हैं। हमारे लोगों के ऊपर, हमारे ही पुलिस सर्विस में रहते हैं आज भी वही लोग, जिन लोग सेवा करने के लिए आईपीएस में, आईएएस में, आईपीएस में आए हैं, और अपने ही जनता के ऊपर, क्योंकि वो अपना घर जाना चाहते हैं, उसके लिए उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। कितने सारे वीडियोस आपने देखे होंगे इस दौरान कि लोग बॉर्डर पार करके या फिर अपना घर जाना चाहते हैं, रेलवे स्टेशन में भीड़ हो गया, बस स्टेशन में भीड़ हो गया। क्या है, हमें मतलब हम जब सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए लाठीचार्ज कर रहे थे तो बोल सकते हैं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे थे सरकार के खिलाफ। जिन लोग कर क्या रहे थे, इन लोग अपना घर जाना चाह रहे थे, अपना ही देश में अपना घर जाना चाह रहे थे, उसके लिए पुलिस लाठीचार्ज कर रहे हैं। क्या गलत है, कैसे हम इसको एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं। वही एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वही एडमिनिस्ट्रेशन है, वही लोग हैं जो लोग पढ़ के हम इसमें करने के लिए जाते हैं, वही लोग हैं। तो कहीं ना कहीं अंदर रहते हुए अगर चीजें बदल सकते थे तो बदल जाते। तो कई सारे पुलिस रिफॉर्म्स है, और बाहर रहते हुए बहुत सारी चीजें हो गई। जो आरटीआई है बाहर से है, नरेगा है बाहर से है, बहुत सारे जो आप इम्पैक्टफुल चेंजेस, सिस्टमिक चेंजेस आए हैं। एग्जाम्पल अगर हाँ इस पे अगर चर्चा हो तो फिर ये बहुत ही ज्यादा एक्सटेंड करेगा, ये तो खैर अनलिमिटेड हो जाएगा। यस सर, तो थोड़ा शिफ्ट, आई थिंक हमारा टाइम just some questions and then we can end. Okay, we'll go for 5 more minutes. Yes sir. सर नाउ वेरी लाइट क्वेश्चंस। तो सर जैसे आपका जो डिसीजन था रिजाइन करने का, तो सर आपकी वाइफ भी है तो वो भी प्रिपरेशन कर रही थी सिविल सर्विसेज का, बट यू गॉट सिलेक्टेड एंड देन यू रिजाइंड। तो हमें तो खैर मीडिया के तरफ से पता चलता है बाद में कि या यू हैड रिजाइंड या एनी सच थिंग। तो आपकी वाइफ का पहला रिएक्शन क्या था व्हेन यू टोल्ड हर दैट यू आर थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग, टेकिंग सच अ बिग स्टेप? तो ये ऐसा नहीं था कि नहीं, ये मेरा डिसीजन मैंने उनको कन्वे किया, ऐसा नहीं है, ये हमारा डिसीजन है। तो क्योंकि जब कश्मीर में अगस्त 5 का जो चीजें हो रहा था,
रात को ही लोगों को अरेस्ट कर रहे थे, बंद कर रहे थे। हमें बहुत नॉर्मल लगता है ये सारी चीजें। कैसे पूरा स्टेट को एक दिन आप कैसे अचानक इंटरनेट बंद करोगे, लैंडलाइन बंद करोगे, बसें बंद करोगे, कम्युनिकेशन बंद करोगे, पूरे एक स्टेट को। हमें नॉर्मल भी लगता है ये सब। हमारी मतलब है ना, अगस्त 5 को जब जम्मू कश्मीर के ऊपर ये किया गया, फोर्थ को, वहां की हर लीडर को अरेस्ट कर रहे हैं, रैंडम लोगों को, सभी को पकड़ के अंदर कर रहे हैं। मुझे याद है डिस्कशन था कि यार हो क्या रहा है देश में। हमारे मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन है ना देश से कि हमारी देश ऐसा नहीं करेगा, आवर नेशन वोंट डू सर्टेन थिंग्स। यही बात से तो हम पेट्रियोटिक होते हैं, इसी बात को लेकर हमें गर्व होता है भारतीय मतलब हमारे देश का होने का। तो मुझे याद है कॉन्वर्सेशन ये था कि मतलब ये हो क्या रहा है। तो मेरा रिएक्शन था कि कोई वेट करो, ऐसा नहीं है, इस देश में सरकार कुछ कर सकता है, पर ऐसा नहीं है कि बाकी सारे लोग चुप रहेंगे। आप देखना इसके ऊपर तो अच्छा खासा रिएक्शन होगा, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से हो, सिविल सोसाइटीज की तरफ से हो, मीडिया की तरफ से हो, जुडिशरी की तरफ से हो, इन सब से रिएक्शन होगा। पर एक एक दिन बढ़ता गया और देखोगे शाह फैसल को अरेस्ट कभी 2 दिन पहले रिलीज किया उनको। शाह फैसल जो यूपीएससी टॉपर था, उनको अरेस्ट किया गया। और मैं देख रहा था कि हमारे आईएएस के ग्रुप में ही कोई कुछ बोलना ही नहीं चाहता। मैंने कुछ लिखा था, उस पर भी जो जवाब आया बहुत ही उल्टा सीधा जवाब आया। ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं रैंडम? दिल्ली से मतलब कहीं एयरपोर्ट से अरेस्ट करके चले गए, अरे उनको बाहर जाना चाहिए तो चले जाए। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो बातें थी, मतलब लाइट सवाल है, पर सॉरी मैं थोड़ा हेवी आंसर है उसका, क्योंकि डिसीजन टफ है ना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा कोई पुश्तानी मतलब वेल्थ है या फिर पेरेंट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Because it is now very tough for you also, I suppose, to and plus you know, अब जब आपको पता है, आप सरकार में रहते हुए देख लिया कि सरकार कितनी विंडिक्टिव है। आपने अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोला तो आपको ये छोड़ते नहीं है, आपने देख लिया कि मतलब किसी को भी नहीं छोड़ता है, इतना ज्यादा विंडिक्टिव है। तो ऐसे में फिर डिसाइड करके बोलना जो है, तो पर यही था कि लास्ट में हमने ये डिस्कस किया है कि अगर कुछ भी नहीं होता है तो शायद मैं यूपीएससी का तैयारी बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, तो शायद 10 बच्चे आ जाएंगे पढ़ने के लिए, तो उसी बात से हम जिंदगी गुजार लेंगे। मतलब यही था। We had a long discussion. Yeah, right now how are you managing? क्योंकि no, right now just like how when I was preparing, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो then I had left my job in VLSI and then my wife was supporting me for around 1 year, है ना। तो she was working and so right now again she is working and मैं यही सब कर रहा हूँ। Because being an activist also, it is very financially draining. वो भी करना. Initially it was initially because when I used to travel, जैसे CA and RC जो मूवमेंट स्टार्टिंग में, मैं अपना ही पैसा टिकट बुक करके जाता था। करीब 3 लाख रुपए का एफडी मैंने तोड़ा। अपना जो एफडी था 3 लाख रुपए का तोड़ा। और उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ ये तो कर ही नहीं सकता, ऐसे तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। देन आई स्टार्टेड टेलिंग पीपल कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आऊं तो प्लीज मेरा टिकट आप करा लीजिए, क्योंकि टिकट कराऊंगा तभी मैं आ सकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं आ सकता। But people are more than glad and happy to offer tickets. And but that's all. I said only pay me for मतलब pay my tickets. आप मुझे कुछ पैसा मत देना, आप खुद ही टिकट बुक कर लो और मुझे टिकट भेज दो। और वहां पे आके कहीं भी रहते हैं, कहीं जगह पे घरों में रहे हैं, कहीं पे बहुत सारे सिटीज नहीं है, बहुत सारे गाँव में गया हूँ, बहुत सारे ब्लॉक्स में गया, जिलों में गया, जो कभी शायद मैं खुद पटना से हूँ एंड आपकी पटना में एक रैली हुई थी अभी रिसेंटली, काफी बड़ी रैली हुई थी। तो इट इज वेरी रेयर फॉर पीपल हियर टू सी समबडी कमिंग फ्रॉम so far and giving such a great and marvelous speech, और भी इतनी अच्छी हिंदी में. It was not expected basically for the people here. तो इतना motivation and इतनी energy जो आपके अंदर से आती है, it is really, I mean, कैसे आती है सर? नहीं एक्चुअली पता नहीं, शायद लोग कह रहे थे कि बेवकूफ हूँ, तो थोड़ा सा आइडियलिस्टिक हूँ, और वहीं से वो जो फूलिशनेस है, वो बेवकूफी है, वो आता है। पर उसी के साथ वो पैशन है, क्योंकि आप जब बिलीव करते हो ना, लोग उल्टा सोचते हैं, लोग मुझे एंटी नेशनल सोचते हैं, बल्कि मैं बहुत ज्यादा नेशनलिस्टिक हूँ, बहुत ज्यादा पेट्रियोटिक हूँ। और हर एक डिसीजन में मैं सबसे पहले एनडीए ज्वाइन करना चाहता था। मैं गया 2 बार, एसएसबी भी दिया, एनडीए में भी गया। उसके बाद फिर नेशनल एरोस्पेस लैब में इंटर्नशिप किया, जो एरोस्पेस वाला जो हमारी
कई सारे रिसर्च चलते हैं, और किसी न किसी तरीके से हमें कंट्रीब्यूट करना है, कुछ मतलब जो आसपास हो रहा है और देश के लिए जो भी हो सकता है उसके लिए कुछ करना है। तो उसमें कई सारे डिसीजंस होते हैं जो नॉर्मली लोग शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पता नहीं लॉन्ग टर्म में इसको सही माना जाएगा या गलत माना जाएगा, पर आज जो सही लगता है हम नहीं कर पाएंगे। तो और हिंदी तो क्योंकि अब मैंने बताया मैं झारखंड में पढ़ा हूँ बीआईटी मिश्रा से 4 साल, और उसके बाद नोएडा में 7 साल रहा हूँ। नोएडा में 7 साल रहा हूँ। दिल्ली में एसडीएम था साकेत में, और शादी किया है हरियाणा के एक लड़की से, हरियाणा से है वो, और मतलब मैं केरला से हूँ। और उसके बाद 3 साल रहा मिजोरम में, तो मिजो सीखा, वहाँ के लैंग्वेज सीखा। उसके बाद दादरा नगर हवेली में आया तो मैं गुजराती पढ़ सकता हूँ, गुजराती समझ सकता हूँ। तो ऐसे में पूरा मतलब देश का भ्रमण हो चुका है। और हिंदी इतना हिंदी किया उतनी अच्छी नहीं है, हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, पर जो बात रखना चाहता है वो शायद सामने वाला समझ पाता है कि हाँ मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो उतना तो है। इतना देश घूमा है आपने, इंडिया में काफी जगह आपने ट्रैवल कर रखा है ऑलरेडी, तो कैन वी अस्यूम एंड कैन वी एक्सपेक्ट यू, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को ये सजेशन दी थी कि पहले हिंदुस्तान घूमो, उसकी समस्या को समझो, फिर पॉलिटिक्स में आओ। तो कैन वी अज्यूम कि आपका ऐसा कोई स्टैंड रहेगा कभी आगे फ्यूचर में पॉलिटिक्स पता ज्वाइन? नहीं, मैं बिहार के बारे में एक चीज बताना चाहता हूँ। कई सारे गया है बिहार, बहुत मतलब कास्ट, लोग ये कहते हैं कि कास्टिस्ट है, बहुत सारी चीजें हैं जो बाहर कमेंट्री होते हैं, पर एक चीज मैंने नोटिस किया है, बिहार एक डेमोक्रेटिक भूमि है। मतलब जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है वो एक अंदर से है लोगों में। ऐसे कैसे मतलब ये कैसे हो सकता है, मतलब वो एक फीलिंग है। और जितना इंस्पिरेशन मिला है, करीबन 15 जिला में घूम चुका हूँ बिहार में इस दौरान, और हर जगह से यही फीलिंग आया, गलत है तो गलत है, गलत है तो गलत है। मतलब वो एकदम इससे बोलते, कोई डरने वरने का कोई मतलब नहीं है, गलत है तो गलत है। वो तो वो एक इंस्पिरेशन है। हम जगह कई सारे जगहों से कई सारे अलग अलग सीख मिलता है। तो मैंने ये चीज देखा है कि वो ये नहीं देखता है कि हाँ हमारी बिजनेस कैसे बचाए, नहीं, गलत है तो गलत है। हाँ, मतलब ये चीजें बहुत दिल से कहते हैं। पॉलिटिक्स तो ऑलरेडी जो कर रहा हूँ वो पॉलिटिक्स ही है। मैं कई बार यही आंसर देता हूँ, क्योंकि हमें लगता है कि चुनाव लड़ना ही पॉलिटिक्स है। नहीं, आप जो कर रहे हैं पॉलिटिक्स है। आप अगर मेरे साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, वो डिसीजन पॉलिटिकल है ना। तो एक डिसीजन है कि हाँ कुछ चीजें बात बाहर रखना जरूरी है, जो सही है गलत है, देश के लिए क्या सही है, जनता के लिए क्या सही है, वो राय खुल के रखना पॉलिटिक्स है। ये पॉलिटिक्स जरूरी पॉलिटिक्स है। चुनाव में लड़ना भी पॉलिटिक्स है, चुनावी राजनीति भी पॉलिटिक्स है, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स वो भी जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि जितने सारे यूपीएससी जो प्रिपेयर करते हैं, और मान लो थोड़ा सा लक उनका गलत हो जाता है और यूपीएससी में नहीं आ पाता है, उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, क्योंकि कम से कम उनको पता तो है कि कॉन्स्टिट्यूशन करके एक किताब है ना, जिसको संविधान करके किताब तो है, इतना तो वो किताब के अंदर क्या है, सिविक्स क्या है, मतलब सोसाइटी क्या है, ये पढ़ा है। अगर आप पढ़े हैं ये सब चीजें और आपका इंटेंशन भी यही था कि देश का सेवा करना है, तो जस्ट बिकॉज आपको यूपीएससी नहीं मिला इसलिए आप कोई प्राइवेट नौकरी करेगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए, आपकी जानकारी, आपकी नॉलेज और आपकी इंटेंशन दोनों पब्लिक सर्विस के रिलेशन में है, तो आपको राजनीति में आना चाहिए। मेरा पर्सनली मुझे अभी पता नहीं है, जैसे आपने कहा ना, हम अल्टीमेटली वो मिडिल क्लास इनसिक्योरिटीज है, मेरे लिए भी ये और लोगों को बताना आसान है। तो आज भी वही चीजें सोचता हूँ कि हाँ, दो चीजें इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आते हुए जो दो चीजें हो जाती है कि क्रेडिबिलिटी क्राइसिस हो जाता है कि हाँ इसको कुछ बनना है इसलिए इसने छोड़ा है, हमें तो पता ही था पहले से ही। तो ये शायद बार बार लोग यही चीज कह के मेरे अंदर भी ये कर दिया, मैं शायद कहीं पॉलिटिक्स में ज्वाइन करूंगा तो सब लोग ये बोलेंगे इसी बात के लिए इसने रिजाइन किया था, बाकी सब तो ड्रामा था, है ना। है लोगों के इस चीज पर बिल्कुल बिल्कुल ये बात होगी, पर वो मेरे लिए भी एक चैलेंज है कि मैं उस डर से कैसे आगे बढ़ता हूँ। वो जो खुद की क्रेडिबिलिटी को लेकर जो इतनी वैल्यू, हाँ इतने वैल्यू में रखता हूँ कि नहीं मेरी क्रेडिबिलिटी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, मैं चुनावी राजनीति में चला जाऊंगा तो शायद सवाल उठेगा, तो इसलिए नहीं, यही होनी चाहिए मेरी क्रेडिबिलिटी। वो शायद मुझे लगता है कि वो मेरे ऊपर भी एक चैलेंज है कि मैं उससे कितना आसानी से और कितना धैर्य के साथ पार करता हूँ।
अगर कर पाता हूँ तो जरूर चुनावी राजनीति में आऊंगा, नहीं कर पाता हूँ तो जो गैर चुनावी राजनीति है उसी में रहूंगा, या फिर कोई जरूरी नहीं है कि हम वैसे भूल भी जाएं, कहीं और नौकरी करें, बस करे जाएं। So you're really and such a big inspiration. I can't even put into words right now. But I won't take much time of yours now. But I'll just wrap up this interview. One last question from my side. अगर आपको describe करना हो who is Kannan Gopinathan in just 1 or 2 words, so what will you say? Don't know. Don't know. I don't know. Who according to you is Kannan Gopinathan? It is a very descriptive question if I say, but just in 1 or 2 words, anything that comes in your mind. A